लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले के कलीदी मुलजिम आशीष मिश्रा की मुश्किलात में इजाफा होने वाला है। सीजीएम कोर्ट ने आशीष मिश्रा पर कत्ल की कोशिश की दफा लगाने की हिदायत दी है। अदालत ने आशीष मिश्रा समेत 13 मुलजिमीन पर दफा 307 लगाने की हिदायत दी है। इसका मतलब यह हुआ कि अब कत्ल की कोशिश की दफा के तहत आशीष मिश्रा के खिलाफ जांच होगी। ख्याल है कि मामले की जांच कर रहे अफसर ने सख्त दफात लगाने की अपील सीजीएम कोर्ट से की थी। वाज़ेह है कि एसआईटी जांच में इस बात का इंकिशाफ हुआ है कि तशद्दुद मंसूबाबंद था। इस वाकये में 5 अफराद हलाक जबकि 11 अफराद जख्मी हुए थे। जामिया मिलिया इस्लामिया को नेक की रेटिंग में A++ मिला है। A++ मिलने से जामिया मिलिया इस्लामिया इंतजामिया और तलबा में खुशी की लहर है। इससे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी जुमरे में जामिया मिलिया इस्लामिया को पहली पोजीशन मिली थी, जबकि नेक ने इसे A कैटेगरी दी थी। पूरा जामिया बहुत खुश है और होने के रीजन भी है, बिकॉज A++ इज टू मच, इट्स द मैक्सिमम ranking that any university can get, and we are now at the top of the world, being very very happy. But इसका मतलब यह है कि हम जो भी पैरामीटर्स हैं नैक के, जो कि बहुत अच्छी तरह से बने हुए हैं, which takes the university towards development, वो हम उन सब में पूरे उतर रहे हैं, तभी ये लास्ट वाली जो हाईएस्ट रैंकिंग है हमें मिल पाई। ये हमारी यूनिवर्सिटी को 5 साल तक अब हमें दूसरी नैक की ज़रूरत नहीं है, मगर इस बीच में एक दिन भी नहीं सोएंगे, हम एक दिन भी नहीं रुकेंगे। वी हैव टू कंटिन्यूसली कीप ऑन गोइंग। सऊदी अरब के जरिए तबलीगी जमात पर पाबंदी लगाने की खबर को लेकर बहस गर्म है। इस बीच तबलीगी जमात के तर्जुमान शाहिद अली एडवोकेट ने इस पूरे मामले को खारिज कर दिया। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए शाहिद अली ने कहा कि सऊदी अरब ने अल अहबाब नामी तंजीम पर पाबंदी लगाई है। शाहिद अली ने माना कि 1980 में तबलीगी जमात पर सऊदी अरब में निकाम करने पर पाबंदी लगाई गई थी, जिसकी वजूहात दूसरी थी। शाहिद अली ने कहा कि तबलीगी जमात का नाम मीडिया के बाज़ गोशे दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तबलीगी जमात एक बार फिर से चर्चा में है। सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर पाबंदी लगा दी, इस तरह की खबर आ रही है। हमारे साथ हैं मज़ीद गुफ्तगू के लिए शाहिद अली एडवोकेट साहब। क्या कहेंगे जिस तरह की बात सऊदी अरब के ज़रिए से कही गई, पाबंदी लगा दी गई, कहा गया कि दहशतगर्दी का, आतंकवाद का दरवाज़ा है? ये भारतीय मीडिया के दिमाग की उपज है, क्योंकि भारतीय मीडिया का जो दिमाग है वो सांप्रदायिक है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि सांप्रदायिक मीडिया ने पिछले साल भी कोरोना वायरस का जिम्मेदार तबलीगी जमात को कर दिया था। अभी सऊदी की मिनिस्ट्री ने, जो इस्लामिक उनकी मिनिस्ट्री है, उसने पाबंदी लगाई है अल अहबाब पर। अल अहबाब एक आतंकवादी ग्रुप है साउथ अफ्रीका का, जो दाइश के साथ भी मिलकर काम करता है। तो उन्होंने उस पर पाबंदी लगाई है, लेकिन चूंकि उन्होंने अपने जो उसमें लिखा, ट्वीट में वो लिखा कि अल अहबाब वहाँ पर तबलीग और दावत का काम करता है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं, कई तरह की बातें भी हो रही हैं, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि PFI पर जिस तरह शिकंजा कसा गया, उस तरह से तबलीगी जमात पर भी शिकंजा कसा गया। देखिए, पिछले साल आपको याद होगा जब कोरोना वायरस का सीधा रिश्ता कर दिया था तबलीगी जमात से, तमाम इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, और तमाम इन्वेस्टिगेशंस में एक दो बार नहीं, बारंबार ऑनरेबल कोर्ट्स ने क्लीन चिट दी है तबलीगी जमात को। तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ एक भी आज तक कोई एविडेंस नहीं है। तबलीगी जमात बहुत क्लियर कट उनका क्रेडेंशियल्स हैं, कोई उनके खिलाफ केस नहीं है। लेकिन अगर इतना बड़ा विवाद एक हो रहा है, हिंदुस्तान भर की खबरें सऊदी अरब भी जाती हैं, यहाँ पर उनके सफ़ीर भी हैं, तमाम लोग हैं, तो कोई क्लैरिफिकेशन अभी तक फ़िलहाल नहीं आया है। किसका क्लैरिफिकेशन नहीं आया है? सऊदी सरकार की तरफ से जिस तरह से इस तबलीगी जमात की बात आ रही है। सऊदी सरकार से क्लैरिफिकेशन तो सऊदी सरकार आपको बताएगी क्लैरिफिकेशन क्या है। सऊदी सरकार के तो हम रिप्रेजेंटेटिव हैं नहीं। तो ये सीधा जवाब है जो तबलीगी जमात के तर्जुमान शाहिद अली साहब की तरफ से आया है। उनका कहना है कि जिस पर पाबंदी आयद की गई है तबलीगी जमात वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे असेंबली इंतखाबात का वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे ही नफरत फैलाने की कोशिशें भी तेज हो रही हैं।
हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर ने नए तालीमी साल से स्कूलों में गीता और श्लोक पढ़ाने को लाजमी करार दिया है, जिसके बाद से ही इनकी सख्त अल्फाज में मजम्मत हो रही है। मनोहर लाल खट्टर के नमाज को लेकर दिए गए बयानात के लिए पहले से ही तनकीद हो रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा लीडरान का कहना है कि मनोहर लाल खट्टर का बयान आइन के खिलाफ है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। आर्टिकल 28 और क्लोज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कोई भी गवर्नमेंट या किसी भी स्कूल में जो सरकारी फंड से चलता है उस पर किसी भी रिलीजियस की वो ज़बरदस्त वो करके कंपलसरी नहीं कर सकती एजुकेशन। अब ये रिलीजियस किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन का पढ़ाना किसी स्टूडेंट उसमें अलग रिलीजन से भी होंगे, किसी और कोई मुस्लिम होगा, कोई सिख होगा, कोई अलग रिलीजन होगा, तो उस पर जब वो पढ़ाया जाएगा कहीं ना कहीं उसकी जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसको वायलेशन होगी, मतलब आर्टिकल 25 की वायलेशन होगी। पर्टिकुलर कम्युनिटी का तो ज़बरदस्त। दिल्ली की शाही जामा मस्जिद की मरम्मत को लेकर सियासत तेज हो गई है। दिल्ली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर कलीमुल हफीज ने इस मामले पर दिल्ली हुकूमत पर निशाना साधा है। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कलीमुल हफीज ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा है, यह कौमी यादगार है, एएसआई को इसकी मरम्मत करानी चाहिए। कलीमुल हफीज ने कहा कि रियासती हुकूमत को इस मामले में पहल करनी चाहिए। दिल्ली वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार के जरिए यह काम हो सकता है। कलीमुल हफीज ने कहा कि वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल मुसलमानों के मामले में चुप्पी साध लेते हैं। वो दिल्ली की जामा मस्जिद को खस्ताहाल होते हुए देख रहे हैं, जिस तरह वो दिल्ली फसाद के वक्त खामोश थे। जामा मस्जिद की मरम्मत को लेकर शुरू हुआ विवाद बढ़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर कल पार्लियामेंट में आवाज उठी और आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली के सदर कलीमुल हफीज ने ट्वीट किया है। आपने जिस तरह का ट्वीट किया, आपने तो सारी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल पर डाल दी, लेकिन जबकि जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की है, एएसआई की है। देखिए, दिल्ली की जामा मस्जिद एक गैर मामूली इस शहर दिल्ली की शनाख्त से, इतने बड़े मुल्क की कैपिटल सिटी है ये, तो इस पे जिम्मेदारी केंद्र सरकार की ज़्यादा है, चूँकि ये प्रोटेक्टेड मानूमेंट नहीं होने के बावजूद भी नेशनल मानूमेंट तो है। दूसरा, ये एक ऐसी कीमती शाहकार है कि इसका कोई मज़हब से जोड़ना इसको गलत होगा। ये तो देश की धरोहर है, इसको तो आसार कदीमा को हर हाल में रिपेयर कराना चाहिए। और जहाँ तक सवाल राज्य सरकार का है, तो राज्य सरकार भी अपने दिल्ली वक्फ बोर्ड के थ्रू इसको रिपेयर करा सकती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का ये मोडस ऑपरेंडी है कि कोई भी चीज़ जो अक़लियत ख़ासतौर से मुसलमानों से मुताल्लिक़ होगी उस पर कोई तवज्जो नहीं देंगे। वो अपने और सारे कामों के लिए उनके पास बजट भी है, पैसा भी है। लेकिन अगर हम देखें तो केजरीवाल साहब तो तमाम मुस्लिम इदारों के लिए काम करते रहे हैं। बिजली सस्ती है तो सबके लिए है, स्कूल अच्छे हैं तो सबके लिए है, तमाम बातें तो वो करते हैं। फिर इसमें मुसलमानों के क्या क्या मसला है? देखिए, मुस्लिम इदारों का तो उन्होंने गला घोट दिया। मुस्लिम इदारों में दिल्ली उर्दू अकेडमी में एक ऐसा आदमी बिठा दिया जो उर्दू नहीं जानता। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में एक ऐसा नाहल शख्स बिठा दिया जो उसकी जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। इसी तरीके से दिल्ली हज कमेटी का गला घोटा उन्होंने, एक कॉन्ट्रैक्टर को उठा के हज कमेटी का चेयरमैन बना दिया। इसी तरीके से दिल्ली जामा मस्जिद भी एक इदारा है। उस जामा मस्जिद को गिरते हुए, जर्जर हालत में होते हुए आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री देख रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह से दिल्ली दंगों में पूरी दिल्ली जलती रही और दिल्ली का मुख्यमंत्री चुपचाप मौन धारण करके गांधी समाधि पे बैठ गया था। तो एक तरह से वो दंगाइयों की सपोर्ट कर रहा था। तो इसी यंग थिएटर के ज़ेर एहतमाम भोपाल गांधी भवन में ड्रामे का इनेकाद किया गया। भोपाल गांधी भवन में मुमताज ड्रामा हिदायतकार सरफराज हसन की निगरानी में यंग थिएटर के फनकारों ने नदी प्यासी थी और कंजूस नामी ड्रामा पेश करके सामईन को खूब महसूस किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के मौके पर सर्जन महोत्सव के तहत मुनक्किदा ड्रामे में दोनों ड्रामों के जरिए न समाजी बुराइयों का पर्दाफाश किया गया, बल्कि इसके जरिए समाज में अखलाकियात और आपसी रिश्तों को भी फरोग देने की कोशिश की गई। ये जो 2 दिन का उत्सव है, असल में ये 65 दिन की एक वर्कशॉप हमने की थी, जिसमें हमने 3 नाटकों का प्रदर्शन के लिए तैयार किए थे, जिसमें से 2 नाटक हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो कल के नाटक में मूल तत्व ये था कि एक हारा हुआ कैरेक्टर था राजेश, वो हार कर आता है, पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं कि जब वो किसी एक 10 साल के बच्चे को भेड़ियों से बचाता है, तो उसके अंदर उस बचाने की वजह से जो प्रवृत्ति जन्म लेती है, उसको लगता है ये जीवन मार देने का नाम तो नहीं है, बहुत कुछ मायने हैं अगर ऊपर वाले ने आपको इंसान बना के भेजा है। फिल्म इंडस्ट्री और हिंदुस्तानी सिनेमा के लेजेंड अदाकार हिदायतकार नगमा निगार विश्वजीत चटर्जी को दिल्ली में उनकी 50वीं यौम पैदाइश पर याद किया गया।
इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में मुनक्किद हुए प्रोग्राम में विश्वजीत चटर्जी पहुंचे। इस मौके पर विश्वजीत चटर्जी के गाए सदाबहार नगमों को गुनगुनाते हुए इन्हें सालगिरह की मुबारकबाद पेश की गई। न्यूज 18 उर्दू से बात करते हुए विश्वजीत चटर्जी ने अपनी जिंदगी के तजुर्बात साझा किए और हिंदुस्तानी सिनेमा के गोल्डन पीरियड की यादें ताज़ा कर दी। प्रोग्राम है वो स्पेशली विश्वजीत जी हैं, हमारे स्टार, और उनका बर्थडे है, तो उनके बर्थडे के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम किया जा रहा है। और उनके जितने भी सुपर हिट सॉन्ग्स हैं वो हम सब सिंगर्स मिलके उनको एक डेडिकेट कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो वाकई में लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं और ऐसा आर्टिस्ट बार बार नहीं आ सकता है। और विश्वजीत जी जो उनकी पिक्चर जो भी मूवीज़ अब तक आई हैं, खास बात ये होती थी कि हेमंत कुमार जी का बहुत बड़ा हाथ है, काफ़ी म्यूज़िक हेमंत जी की उसमें योगदान रहा है उनकी मूवीज़ में। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी मूवीज़ में जो भी म्यूज़िक जो आज तक जितने भी गाने हुए हैं वो सब एवरग्रीन है। और जैसा कि विक्रांत जी ने भी कहा कि मतलब छोटे से छोटे आजकल यंग जनरेशन भी उन गानों को गुनगुनाती है, रीमिक्सेस हो रहे हैं, तो इससे बड़ा योगदान और क्या हो सकता है। मैं सबसे पहले विश्वजीत जी की एक लंबी उम्र, क्योंकि वो लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं हमारे सोसाइटी के, हम लोग बचपन से, हमारे बचपन से क्या, हमारे पिताजी हमारे माताजी के बचपन से उन्होंने उनको देखा है। उनका एक चॉकलेटी हीरो की तरह, चाहे वो किसी भी माला सिन्हा जी हो, मुमताज़ हों, सबके साथ उनके इतने खूबसूरत गीत और इतने अच्छी उनकी मूवीज़ हम लोग देखते आए हैं बचपन से। हमारे साथ हैं हिंदुस्तानी फिल्म सिनेमा के एक लेजेंड विश्वजीत चटर्जी। सर, आज आपका जन्मदिन है, यौम विलादत है, बहुत बहुत मुबारक भी हो आपको। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने लंबा करियर देखा, हमने देवानंद जी को देखा था, अब आपको देख रहे हैं, तो ये जो पूरा सफ़र रहा इसको कैसे देखते हैं, कितना पॉजिटिव रहा ये? मेरा बिगिनिंग जो था, बिगिनिंग वाज वेरी वेरी सैड एंड डिप्रेसिंग, मैं बहुत स्ट्रगल किया बंगाल में। तो वहाँ मुझे बंगाली फिल्म में और स्टेज पर छोटा सा रोल मिला, लाइक जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला, तो उससे मैं आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की। थैंक यू सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम बिल्कुल दिल से दुआ है और उम्मीद ये है कि आप बिल्कुल इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, एंटरटेन करते रहें और आपके जो नगमे हैं वो ऐसे ही गूंजते रहें। थैंक यू सो मच। तो चलिए यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। मध्य प्रदेश मजलिस इकबाल और मुंशी हुसैन खान टेक्निकल इंस्टीट्यूट के मुश्तरका बैनर तले भोपाल में याद अंसारी के उन्वान से मुज़ाकरे का इनेकाद किया गया। मुज़ाकरे में भोपाल के अहम शायरों और अदीबों ने शिरकत की और नसीम अंसारी की फ़िक्र फ़न पर तफसील से रोशनी डाली। मुज़ाकरे में दानिश्वरों ने जहां नसीम अंसारी की नज़्म निगारी पर सैर हासिल गुफ्तगू की, वहीं उन्होंने नसीम अंसारी की मज़ाह निगारी और समाजी खिदमात पर भी अपने ख्यालात का इजहार किया। नसीम अंसारी के अदबी तख्लीक़ात में ख्वाब तो जज़ीरे हैं, दीदा और दानिश्ता और दर्द आशना के नाम काबिल ज़िक्र हैं। इस तरह से हम जिस फ़नकार को याद कर रहे हैं उस फ़नकार की तख्लीकी चीज़ें हमारे सामने बार बार दोहराई जाएं कि हमें याद रहें। और सबसे बढ़कर बात यह है कि हम यौम पैदाइश पे ये प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी नज़र से कोई भी फ़नकार, कोई अदीब और शायर जो है उसकी मौत कभी नहीं होती, वो हमेशा अपने अल्फाज में ज़िंदा रहता है। नसीम अंसारी भी अपनी तख्लीक़ात और अल्फाज में ज़िंदा हैं। जहाँ तक उनके शायरी का ताल्लुक़ था, मैं शायर तो नहीं हूँ, लेकिन साहब सुनने में जो लुत्फ़ उनके ज़बान से आता था वो दूसरे के पढ़ने में नहीं आता। बहुत अच्छी शायरी, अपने बहुत तंज़ो मज़ा के तो माशाल्लाह वो थे ही। साथ ही उनकी याददाश्त इतनी अच्छी थी कि आपने बरसों पहले कुछ कहा हो उनसे, वो उसको वर्ड बाय वर्ड दोहराते थे। बड़ा और बहुत हमदर्द आदमी थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के ज़ेर एहतमाम भोपाल रविंद्र भवन में सूफियाना प्रोग्राम के तहत हमा रक़्स जुनू का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मुमताज़ फिल्म हिदायतकार पद्मश्री मुजफ्फर अली से मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की डायरेक्टर नुसरत मेहदी ने सूफिया की खिदमात और हिंदुस्तान में तसव्वुफ़ की अहमियत और इफ़ादियत पर गुफ्तगू की, जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में पद्मश्री मुजफ्फर अली की हिदायतकारी में तैयार किए गए को पंडित
बिरजू महाराज की पोती शिंजनी कुलकर्णी ने पेश किया। शिंजनी कुलकर्णी ने जब रक्स जुनू को पेश किया तो सामाईन वाह वाह कर उठी। सैयद हुसैन जॉन असगर नकवी को जॉन एलिया के नाम से जाना जाता है। वो एक उर्दू शायर, फलसफी, सवानेह निगार और स्कॉलर थे। जॉन एलिया आज़ाद हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले गए थे। उनका शुमार पाकिस्तान के नामवर शायरों में होता है। एलिया 1931 में पैदा हुए और 2002 में इंतकाल कर गए। जॉन उर्दू, अरबी, अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत और इब्रानी रवानी से बोलते थे। उन्होंने फलसफा, मंतिक, इस्लामी तारीख, मुस्लिम सूफी रिवायात, मुस्लिम मजहबी उलूम, मगरबी अदब का मुताला किया था। जॉन एलिया के 90वें यौम पैदाइश के मौके पर पेश है ये खुसूसी रिपोर्ट। है बिखरने को ये महफिल रंगबू, तुम कहां जाओगे हम कहां जाएंगे। हर तरफ हो रही है यही गुफ्तगू, तुम कहां जाओगे हम कहां जाएंगे। उस गली ने ये सुनकर सब्र किया, जाने वाले यहाँ के थे ही नहीं। उर्दू शायरी के हाफजे में रह रह कर चमक उठने वाले ये शेर जिस अलबेली शायर के हैं उसका नाम है जॉन एलिया। वही जॉन एलिया जिसकी गजलें और नज़में कागजों पर भी जगमगाती हैं और जो मुशायरों में भी जान डाल देती थी। दिल ने वफा के नाम पर कारे वफा नहीं किया, दिल ने वफा के नाम पर कारे वफा नहीं किया। खुद को हलाक कर लिया, खुद को फिदा नहीं किया। खुद को हलाक कर लिया, खुद को फिदा नहीं किया। जॉन एलिया उत्तर प्रदेश के तारीखी शहर अमरोहा में 14 दिसंबर 1931 को एक मौजूद घराने में पैदा हुए। उनके वालिद अल्लामा शफीक हसन एलिया को अदब से गहरा लगाव था और शायर भी थे। मारूफ सहाफी, शायर रईस अमरोहवी और माहिर नफ्सियात सैयद मोहम्मद तकी जॉन एलिया के बड़े भाई थे। खानदानी नाम सैयद सिद्द असगर नकवी था, लेकिन जॉन एलिया के नाम से मशहूर हुए। घर के शायराना माहौल में 8 साल की उम्र से शेर कहने लगे, मगर हुसूल इल्म और मुताले से गाफिल न हुए। अरबी, अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत और इब्रानी में उन्हें आला महारत हासिल थी। इस्लामियात में तसव्वुफ के अलावा उन्होंने यहूदी मजहब और मगरिबी अदब का भी गहरा मुताला किया। जवानी में जॉन एलिया कम्युनिस्ट थे और अंग्रेज हुकूमत के अलावा नजरिए पाकिस्तान के भी जबरदस्त मुखालिफ थे। मगर घर वालों के पाकिस्तान जा बसने के बाद उन्होंने भी हालात से समझौता कर लिया और 1957 में कराची चले गए। पाकिस्तान की मशहूर शायरा और कालम निगार जाहिदा हिना से उनकी शादी हो गई, लेकिन 22 साल बाद ये रिश्ता टूट गया। इस तमाम अरसे में जॉन एलिया मजमून निगारी और अहम इल्मी किताबों के तर्जुमे के साथ शायरी भी जमकर करते रहे, लेकिन उनका पहला मजमुआ शायद के नाम से तब सामने आया जब वो 60 बरस के हो चुके थे। दीगर मजमुए वफात के बाद सामने आए, यानी गुमा, गोया, लेकिन, मुबादा, ज़ख्म उम्मीद वगैरह के उन्वानात से शाया हुए। गजलों के अलावा जॉन एलिया नज़में भी खूब कहते थे, जिन्हें मुशायरों में भी इसरार करके सुना जाता था। जॉन एलिया की शायरी उनकी जाती जिंदगी और गमों के इर्द गिर्द जरूर घूमती है, लेकिन ये गम अकेले उनके नहीं बल्कि पूरी दुनिया के महरूम व मायूस नौजवानों का दुख बनकर सामने आते हैं। जाने तेरी नहीं के साथ कितने ही जबर थे कि थे, मैंने तेरे लिहाज में तेरा कहा नहीं किया। मैंने तेरे लिहाज में तेरा कहा नहीं किया। कैसे कहें कि तुझको भी हमसे है वास्ता कोई, तूने तो हमसे आज तक कोई गिला नहीं किया। क्या कहने, कैसे कहें। उनकी छोटी बहरों की गजलें बेहद मशहूर हैं, जिनका एक एक शेर दिलों में उतर जाता है। अज़दवाजी जिंदगी का सिलसिला टूटने के बाद तन्हाई की जिंदगी जॉन एलिया को रास नहीं आ सकी। इस बिखराव से वो उदास और पसमुर्दा होते गए और उन्होंने शराब नोशी शुरू कर दी।
मुशायरों में उन्हें बेहद पसंद किया जाता था और खलीजी मुल्कों के अलावा यूरोप और अमेरिका के मुशायरों में भी उन्होंने खूब शिरकत की, लेकिन जिंदगी ढप पर न आ सकी। आखिर सख्त दलील हो गए। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।